गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास हमने एंड किया था कि अगर एनर्जी मैक्सिमम हो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो या वेवलेंथ मिनिमम हो तो उसका क्या कंडीशन रहेगा, या आपका अगर एनर्जी मिनिमम हो या फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो एंड वेवलेंथ मैक्सिमम हो तो क्या कंडीशन रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने डिफिनीशंस definition valid for single electron system, for single electron system। सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए हम जा रहे हैं बात करते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे ग्राउंड स्टेट। द फर्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी इज ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट व्हाट डू यू मीन बाय ग्राउंड स्टेट? क्या होता है ग्राउंड स्टेट? ग्राउंड स्टेट के लिए जो हमारा लोअर एनर्जी लेवल N1 होता है दैट इज इक्वल टू 1। What do you mean by ground state? Ground state means lowest energy state of any atom or ion, that is N1 का जो वैल्यू होता है वो 1 होगा फॉर ग्राउंड स्टेट। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं एक्साइटेड स्टेट का, इफ़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्साइटेड स्टेट, तो इसके लिए क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट के लिए जो हमारा N2 का वैल्यू होगा, ऑल द वैल्यूज आर पॉसिबल एक्सेप्ट 1, क्योंकि अगर आप 1 रखते हो तो वो ग्राउंड स्टेट हो जाएगा। एक्साइटेड स्टेट के लिए N2 बराबर 1 इज़ नॉट वैलिड, इसके अलावा आप कुछ भी रख सकते हो। मतलब जब आप अगर एक्साइटेड स्टेट की बात कर रहे हो तो जो हमारा N का वैल्यू होगा ये 1 कभी नहीं होगा। इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, इट कैन बी 5 स्टिल ऑन, ये कभी 1 नहीं होगा। क्लियर है? चलिए अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें कि व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं I.E। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? चलिए पहले थोड़ा आपको इसका मीनिंग सिखा दें कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर इसको कैसे हम यूज़ करेंगे वो बताएंगे। जैसे मान लीजिए कोई अगर हमारे पास एक मेटल है सॉलिड फॉर्म में, हमारे पास कोई अगर एक मेटल है सॉलिड फॉर्म में, तो इस पर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बातें नहीं कर सकते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए सबसे पहले जो भी हमारे पास मेटल है इट शुड बी इन गैसियस फेज, और गैसियस फेज में आने के बाद हम इसमें एक एनर्जी देते हैं। गैसियस फेज में आने के बाद जब हम इसको एनर्जी देंगे तो ये अपना आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। तो जो एनर्जी लगा किसी मेटल गैसियस फेज से कन्वर्ट होने में आयन में, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी? तो क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी इज दैट एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव, ionization energy is that energy which is required to remove the electron from the outermost cell if the element is present in the gaseous phase, not in the solid phase।
क्लियर है? नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, तो इसका डिफिनीशन क्या होगा इन टर्म्स ऑफ एनर्जी स्टेट्स। तो क्या होगा, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू remove the electron from ग्राउंड स्टेट टू इन्फिनिटी। ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक इलेक्ट्रॉन पहुंचाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी लगे, वी से दैट एज आयोनाइजेशन एनर्जी, जहाँ पर हमारा n1 मतलब ग्राउंड स्टेट से, तो n1 तो बराबर 1 हो जाएगा, और ये ग्राउंड स्टेट से कहाँ चला गया, इन्फिनिटी, यानी हमारा जो n2 हो जाएगा, इट विल बी योर इन्फिनिटी। अगर इसकी हम एनर्जी की फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी दैट इज़ इक्वल टू, जो डेली होता है, इट इज़ इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर, यानी ये कितना हो गया, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, n1 1 हो गया माइनस n2 हो गया 1 बाई इन्फिनिटी। तो इसको आपको पता है कि 1 बाई इन्फिनिटी कुछ भी हो इज़ ऑलवेज इक्वल टू 0, मतलब जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला है वो आ गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर, और ये जो वैल्यू आएगा उसका यूनिट रहेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी जो हमारा हो गया वो कितना हो गया, 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मान लीजिए इसके बेसिस पर अगर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं सॉल्व करने के लिए, तो आप कैसे सॉल्व करोगे इसको। पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी of hydrogen atom, helium plus and lithium plus 2। अगर इन तीनों का हमसे आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहला अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन एटम का, तो जो इसका Z है दैट इज़ इक्वल टू 1, तो हमारा जो आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा ये, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दूसरा अगर हम बात करें हीलियम प्लस एटम का, तो हीलियम का जो हमारा जेड का वैल्यू होता है वो होता है 2, तो जो हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी है वो कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर। सॉल्व करने पर समथिंग ये आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तीसरा अगर हम बात करते हैं लिथियम प्लस 2 एटम का, तो जो यहाँ पर जेड का वैल्यू है वो 3 हो जाएगा। आयोनाइजेशन एनर्जी बराबर हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर,
दैट इज़ योर 13.6 इंटू लिथियम का जेड हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3² और सॉल्व करने पर आ जाएगा 122.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी में हमें N1 और N2 की वैल्यू की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी में हमारा जो N1 का वैल्यू है वो 1 रहेगा और जो N2 का वैल्यू है वो 0 रहेगा। वो क्या रहेगा? 0। क्यों? क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, वो इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल से कहाँ पर पहुँचा देगा? इट विल सेंड टू द इन्फिनिटी। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अगला हम जा रहे हैं बात करने व्हाट डू यू मीन बाय आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है, जिसको हम शॉर्ट में I.P भी बोल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? I.P। ये हो गया हमारा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल में क्या डिफरेंस है। जहाँ एनर्जी वर्ड आपने यूज़ किया था वहाँ आपको केवल पोटेंशियल का वर्ड यूज़ करना है। जैसे जहाँ पर हम बोले थे, यहाँ पर देखिए हमने जब लिखा था कि आयोनाइजेशन एनर्जी में मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड, वहाँ पर आप क्या लिखोगे? मिनिमम पोटेंशियल रिक्वायर्ड। तो व्हाट इज़ योर आयोनाइजेशन पोटेंशियल? तो क्या हो जाएगा? पोटेंशियल रिक्वायर्ड, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव, potential required to remove the electron from infinity to ground state, from infinity to ground state। इसको हम क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन पोटेंशियल। और इसका जो वैल्यू होता है आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये कितना हो जाता है? 13.6 वोल्टेज। दिस इज़ द आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नेक्स्ट जो हमारा एक टर्म आता है, नेक्स्ट we are going to see what is excitation energy। what do you mean by excitation energy? हमारा excitation energy क्या होता है? नाम ही कह रहा है एक्साइटेशन, मतलब डेफिनेटली एनर्जी लेकर एक्साइट करेगा, एनर्जी लेकर एक्साइट करेगा। तो क्या हो जाएगा इसका? energy required to excite, energy required to excite the electron from, energy required to excite the electron from ground state, electron from ground state to any other excited state, ground state to any other excited state, to any other excited state को हम क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके कहीं भी चले जाए, फर्स्ट चाहे सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, कहीं चले जाए, उसको क्या बोलेंगे हम? एक्साइटेशन एनर्जी। मतलब अगर मैं इसकी बात करूं तो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से ही कहीं ना कहीं जाएगा। तो इस केस में जो हमारा N1 का वैल्यू है वो तो 1 रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो हमारा N2 का वैल्यू है अगर वो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी रहा तो N2 का वैल्यू 2 हो जाएगा। अगर वो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट रहा
तो N2 का वैल्यू 3 हो जाएगा, अगर थर्ड रहा तो 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम एक्साइटेशन एनर्जी की फॉर्मूला बात करें इन टर्म्स ऑफ एनर्जी डिफरेंस, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा एक्साइटेशन एनर्जी that will be equal to 13.6 z square 1 by n1 square minus 1 by n2 स्क्वायर। ये हमारा हो गया एक्साइटेशन एनर्जी, जिसमें हमारा n1 का वैल्यू तो 1 फिक्स ही रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। क्योंकि एक्साइटेशन जब भी होगा तो हमारा इलेक्ट्रॉन ग्राउंड पर आएगा और वो वहीं से एक्साइट करेगा, मीन्स हमारा n1 का वैल्यू 1 फिक्स रहेगा। तो दिस इज़ द फॉर्मूला हाउ यू कैन कैलकुलेट द एक्साइटेशन एनर्जी। जैसे मान लीजिए इसी पर बेस्ड अगर मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सर जब भी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ आपका फ़र्ज़ यही होता है कि आप क्वेश्चंस को नोट करें, वीडियो को पॉज करें, खुद ट्राई करें, उसके बाद आंसर्स देखें, तब जाके आपकी कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांग होगी। क्लियर है? चलिए, अगर मैं एक क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहा हूँ कि कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li+2। कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ Li+2। फर्स्ट, तो अगर फर्स्ट की हम बात करें तो ये तो डेफिनेटली ग्राउंड स्टेट से ही जाएगा, तो जो हमारा n1 का वैल्यू है वो तो 1 रहेगा, एंड फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी मतलब जो हमारा n2 का वैल्यू रहेगा वो हमारा 2 रहेगा। अब वैल्यू इसमें पुट कर दो तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। लिथियम के लिए हमारा जेड मतलब एटॉमिक नंबर का जो वैल्यू होता है वो 3 होता है, तो कितना होगा 13.6 इंटू 3 स्क्वायर 1 बाई n1, 1 है, 1 माइनस 1 बाई n2 मतलब 2 स्क्वायर। सॉल्व करो तो कितना आएगा, 13.6 इंटू 3 स्क्वायर मीन्स 9, ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 4। अब इसको आप बच्चों की तरह सॉल्व भी कर सकते हो। 13.6 इंटू 9 एलसीएम लेंगे, 4 माइनस 1 3/4, पूरे अगर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 91.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पूरे सॉल्व करने पर ये आपका आता है 98.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने, next I am going to talk what is excitation potential. What do you mean by excitation potential? एक्साइटेशन पोटेंशियल का मीनिंग क्या होता है? वही बात है, जहाँ एनर्जी था वहाँ क्या यूज़ करोगे आप, पोटेंशियल। तो क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, through which a free electron must be accelerated from rest
such that its kinetic energy becomes equal to the excitation energy, becomes equal to the excitation energy of the atom। मतलब जो हमारा एक्साइटेशन एनर्जी में काम हो रहा था वो काम हमारा एनर्जी के तौर पर हो रहा था, और एक्साइटेशन पोटेंशियल में भी वही काम होगा, लेकिन वो काम हमारा पोटेंशियल से होगा, मतलब वोल्टेज देने से होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी। व्हाट इज सेपरेशन एनर्जी? What do you mean by separation energy? शॉर्ट में हम इसको ऐसे ही लिखते हैं ताकि बार बार हमें इतना बड़ा वर्ड नहीं लिखना पड़े। What do you mean by separation energy? इसको और दूसरा नाम क्या, इसको हम बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? हम इसको बाइंडिंग एनर्जी भी बोलेंगे। अब इसका मीनिंग क्या होती है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन टू infinity, energy required to separate the electron to infinity from any excited state, मतलब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होता है इलेक्ट्रॉन को सेपरेट करने के लिए इन्फिनिटी से कहीं भी सेपरेट ये कर दे। मतलब कि जो हमारा N2 का वैल्यू है वो तो फिक्स है इन्फिनिटी, अब ये इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को कहीं भी रख सकता है। इन्फिनिटी से इलेक्ट्रॉन को मतलब n बराबर ये 1 पर भी ला सकता है, n1 बराबर 2 पर भी ला सकता है, n1 बराबर 3 पर भी ला सकता है, से सो ऑन। मतलब इस केस में जो हमारा n2 का वैल्यू है वो फिक्स रहेगा। n1 का वैल्यू ये देखना पड़ेगा कि हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से कौन सी एनर्जी स्टेट पर आया है, फर्स्ट है कि सेकंड है कि थर्ड है कि फोर्थ है कि सो ऑन है। तो अगर हम सेपरेशन एनर्जी की फॉर्मूला लिखें तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, यानी ये कितना हो जाएगा 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1। ये तो डिपेंड करेगा आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहा है, और दूसरा n2 इन्फिनिटी है तो 1/इन्फिनिटी ये 0 हो जाएगा। तो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सेपरेशन एनर्जी। ये कितना हो गया 13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ सेपरेशन एनर्जी। ये किसका फार्मूला हो गया, ये हमारा फार्मूला हो गया सेपरेशन एनर्जी का। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम जो जा रहे हैं फोकस करने वो हमारा रहेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने वो हमारा रहेगा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम।
हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। देखो इनमें हम कुछ सीरीज़ की नाम पढ़ेंगे जो एक एक करके हम समझेंगे क्या होता है, आपको भी समझना है, ठीक है। देखिए अब ध्यान से देखिए कैसे कैसे हम लाइनिंग्स ड्रॉ कर रहे हैं। जैसे सबसे पहला अगर हम ये लाइन ड्रॉ किए, इसको हमने n बराबर 1 एज्यूम किया। दूसरा लाइन ड्रॉ किया n बराबर 2। तीसरा लाइन ड्रॉ किया n बराबर 3। चौथा लाइन हमने ड्रॉ किया n बराबर 4। पांचवा लाइन ड्रॉ किया n बराबर 5। छठा लाइन ड्रॉ किया n बराबर 6। सेवेंथ लाइन ड्रॉ किया n बराबर 7। 8 ड्रॉ किया n बराबर 8। अब देखिए अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से भी आए और सीधे अगर फर्स्ट पर गिरता है, कहीं से आकर अगर फर्स्ट लाइन पर गिरता है, कहीं से आकर अगर फर्स्ट लाइन पर ये गिरता है, कहीं से भी आए तो इसको हम क्या बोलते हैं? कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए और फर्स्ट लाइन पर गिरता है तो इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। और ये सीरीज अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? लाइमन। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए और अगर वो फर्स्ट n बराबर 1 पर गिरे तो इसे बोलते हैं लाइमन सीरीज, और ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। क्लियर? चलो दूसरी बात बोलें। कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और ये सेकंड लेवल पर गिरे, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए ये सेकंड लेवल पर गिरे। कहाँ गिरे? सेकंड लेवल पर गिरे तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं? बाल्मर सीरीज, जो विजिबल रेंज पर होता है। इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज जो विजिबल रीजन में होता है। कहीं से भी आए और n बराबर 1 पर गिरे तो लाइमन सीरीज। कहीं से इलेक्ट्रॉन आए अगर n बराबर 2 पर गिरे तो क्या बोलेंगे इसको? बाल्मर सीरीज। नेक्स्ट, कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए और अगर ये n बराबर 3 पर गिरे, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और अगर ये n बराबर 3 पर गिरे तो इसे क्या बोलते हैं? पैस्चन सीरीज। इसको हम क्या बोलेंगे? पैस्चन सीरीज। फिर हम बात करते हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और अगर वो n बराबर 4 पर गिरे, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए n बराबर 4 पर गिरे तो इसको क्या बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज। BRACKET। क्या इसको हम बोलते हैं? ब्रैकेट सीरीज। क्लियर है? चलिए अगला हम बात करते हैं, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और वो n बराबर 5 पर गिरे, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए वो n बराबर 5 पर गिरे, उसे क्या बोलते हैं? पी फंड सीरीज। PFUND, पी फंड सीरीज। क्या बोलेंगे? पी फंड सीरीज। और कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और अगर वो n बराबर 6 पर गिरे तो इसे क्या बोलेंगे? हम्फ्रे। HUMPHREY, हम्फ्रे सीरीज। क्या बोलेंगे इसको हम? हम्फ्रे सीरीज। मतलब हमने क्या देखा? कहीं से इलेक्ट्रॉन आता है और अगर वो n बराबर 1 पर गिरता है तो उसे लाइमन सीरीज। कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और अगर वो n बराबर 2 पर गिरता है तो बाल्मर सीरीज। कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और अगर वो n बराबर 3 पर गिरता है तो पैस्चन सीरीज। कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और अगर वो n बराबर 4 पर गिरता है तो ब्रैकेट सीरीज। कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और अगर वो n बराबर 5 में गिरता है तो पी फंड सीरीज।
और कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और अगर वो n बराबर 6 पर गिरता है तो हम्फ्रे सीरीज। क्लियर है? चलिए अब इनका अगर हम एनर्जी की बात करते हैं कि इनका एनर्जी का क्या इक्वेशन होगा, तो एनर्जी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कहीं से n1 आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन हमेशा कहीं ना कहीं हायर ऑर्बिटल से आकर वो लोअर ऑर्बिटल पर आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ n1, क्योंकि अभी हमने क्या बोला, कहीं से इलेक्ट्रॉन n1 पर आ रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली हायर एनर्जी लेवल पर है और वहाँ से वो n बराबर 1 पर आ रहा है। तो एनर्जी ऑफ n2 माइनस एनर्जी ऑफ n1। अब एनर्जी ऑफ n2 कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर माइनस, और इसका क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर। सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, डेली बराबर 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा एनर्जी, जिसको हम किस में लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। दिस इज माय एनर्जी विच आई विल राइट इन द इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर है? अब देखो, अब इससे धीरे धीरे हम इसको और भी मॉडिफाई करेंगे। अब अगर मान लो मेरे को पता है कि जो एनर्जी की फॉर्मूला होती है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, वो क्या होता है, वो होता है हमारा डेली बराबर एच सी बाई लैम्डा। वो क्या होता है, डेली बराबर एच सी बाई लैम्डा। अब ये डेली बराबर एच सी बाई लैम्डा वाला इस इक्वेशन में पुट करो, तो ये मेरा इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई n2 स्क्वायर। क्लियर है? यहाँ से अगर हम 1 बाई लैम्डा की वैल्यू निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एच सी, ये हो जाएगा 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। हमको पता है कि यहाँ पर जो स्मॉल h है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है और जो हमारा c है वो स्पीड ऑफ लाइट है। अगर इनकी अब वैल्यू पुट करोगे और सॉल्व करने जाओगे पूरा का पूरा, तो ये समथिंग हम लिखते हैं इसको आर एच इंटू जेड स्क्वायर बाई 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। अब ये मेरा आर एच कितना होता है, आर एच हमारा होता है 13.6 डिवाइडेड बाई एच सी, और इस आर एच को हम क्या बोलते हैं, इस आर एच को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, RYDBERG, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। इस आर एच को हम क्या बोलते हैं, इस आर एच को हम बोलते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट। जब आप प्लैंक्स कांस्टेंट एंड स्पीड ऑफ लाइट की जब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो हमारा जो आर एच का वैल्यू होता है वो आता है 1.09768 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो ये वाला आपको वैल्यू आर एच का होता है। लेकिन जब हम मेडिकल या आईआईटी में सॉल्व करेंगे तो हम इतना लंबा वैल्यू लेने का टेंशन में नहीं रहेंगे, हम इसको ये भी ले सकते हैं 1.1 इंटू 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। लेकिन जब आप बोर्ड की बात करते हो, स्कूल एग्ज़ाम की बात करते हो, तो आपको रिडबर्ग का वैल्यू ये लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। और जब आप आईआईटी या
या नीट का या मेडिकल का एग्ज़ाम दे रहे हो तो आपको RH का वैल्यू ये लेकर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? तो यानी हमारा 1/λ जिसको हम क्या बोलते हैं, वेव नंबर, जिसका सिंबल होता है म्यू बार, इसका फार्मूला कितना हो गया, इसका फार्मूला हो गया रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर का होल स्क्वायर इनटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला हो गया हाउ टू फाइंड द वेव नंबर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आपको वेव नंबर। क्या बोलेंगे बेटा इसको, इसको हम बोलते हैं वेव नंबर, वेव नंबर। क्लियर है? चलिए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट कुछ और क्लियर हो जाए। जैसे मान लीजिए एक हमारा क्वेश्चन है, कैलकुलेट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ, calculate wavelength of photon, calculate wavelength of photon required, calculate wavelength of photon, calculate wavelength of photon emitted for second line of Balmer series, for second line of Balmer series for hydrogen atom, second line of Balmer series for hydrogen atom। अब तो पहले तो आपको बाल्मर सीरीज़ का मीनिंग समझना है। हमने क्या बताया था बाल्मर सीरीज़ के लिए, कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और वो n बराबर 2 पर गिरे तो इसको हम बाल्मर सीरीज़ बोलते हैं। यानी जो हमारा n1 होगा वो तो 2 फिक्स रहेगा और ये कहाँ से आ रहा है, सेकंड लाइन से। यानी जब हमारा ये n2 से n3 पर जाएगा तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ सीरीज़, और जब ये n2 से n4 पर जाएगा तो इसको हम बोलेंगे सेकंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। और यहाँ क्या दिया है, सेकंड लाइन, मतलब जो हमारा n2 का वैल्यू होगा वो रहेगा 4। क्लियर है? हमसे क्या निकालने को बोला गया है, फाइंड द वेवलेंथ। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था कि 1/λ बराबर ये क्या था आपका, रिडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू में निकाला था 1.1 इंटू 10⁻⁷ जेड। क्वेश्चन में बोला गया है हाइड्रोजन एटम, तो जेड हमारा 1 स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर मतलब 1/2 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर मतलब 1/4 स्क्वायर। इसको जब आप पूरा सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू, और ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 3/16। तो ये हमारा वैल्यू आ गया 1/λ का। हमसे पूछा गया वेवलेंथ मतलब लैम्डा, तो लैम्डा क्या होगा, इसका उल्टा हो जाएगा रेसिप्रोकल, 16 डिवाइडेड बाई 1.1 इंटू 10⁻⁷ इंटू 3। ये जो भी आंसर आएगा ये मीटर में आएगा। जब सॉल्व करोगे आपको तो अप्रॉक्स आएगा 5 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब मान लीजिए इसमें जो वेवलेंथ है, कभी वो आंसर आपसे पूछ दे इन टर्म्स ऑफ एंगस्ट्रॉन, तो क्या करोगे, इसमें ऊपर भी 10⁻³ से मल्टीप्लाई, नीचे भी 10⁻³ से डिवाइड कर दोगे,
तो ये आपका ऑलमोस्ट आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 5000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से आपको सीरीज़ को प्रैक्टिस होना चाहिए कि कहीं से इलेक्ट्रॉन आके अगर n बराबर 1 पर गिरता है तो क्या बोलेंगे, लाइमन सीरीज़। कहीं से भी अगर इलेक्ट्रॉन आता है और अगर वो n बराबर 2 पर गिरे तो बाल्मर सीरीज़। कहीं से इलेक्ट्रॉन आके अगर n बराबर 3 पर गिरे तो पाइस्टन सीरीज़। कहीं से इलेक्ट्रॉन आके अगर n बराबर 4 पर गिरे तो ब्रैकेट सीरीज़। कहीं से इलेक्ट्रॉन आकर अगर वो n बराबर 5 पर गिरे तो पीफर्ड सीरीज़। और कहीं से आकर अगर वो n बराबर 6 पर गिरे तो पाइस्टन सीरीज़। तो ये आपको पूरा एक सीरीज़ को याद रखना पड़ेगा। और वो कैसे याद रहेगा, जब आप धीरे धीरे सब प्रैक्टिस करोगे तब। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम एक एक करके सीरीज़ के बारे में समझेंगे कि सीरीज़ पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आती है और हमें क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। क्लियर है? चलिए सबसे पहला जो जा रहे हैं हम पढ़ने और समझने वो है लाइमन सीरीज़। दैट इज़ माई लाइमन सीरीज़। अब लाइमन सीरीज़ में क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले जो लाइमन सीरीज़ है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है। ये किस रीजन में होता है, ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में होता है, जहाँ पर कहीं से इलेक्ट्रॉन आके n बराबर 1 पर गिरता है। मतलब इस लाइमन सीरीज़ के लिए हमारा जो n1 बराबर 1 है ये तो फिक्स ही रहेगा, फिक्स। इसको आप चेंज नहीं, इसको चेंज करोगे तो फिर सीरीज़ का नाम चेंज हो जाएगा। लेकिन जो हमारा n2 रहेगा ये 2 भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, ये 4 भी हो सकता है, ये 5 भी, एंड सो ऑन हो सकता है। क्लियर है? चलिए इसमें आपको 2 या 3 कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट का ध्यान देना, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है n1 से लेके n2 तक तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। क्या इसको बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। इसको हम बोलते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। अगर हमारा n1 से लेके 3 तक मूव करता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़ कब, जब हमारा n बराबर 1 से लेके 3 मूव करता है। मतलब देखो, जब 1 से 2 गया तो फर्स्ट लाइन, 1 से 3 गया तो सेकेंड लाइन, 1 से 4 जाएगा तो थर्ड लाइन, 1 से 5 जाएगा तो फोर्थ लाइन। वैसे अगर मान लीजिए ये 1 से चला जाए इन्फिनिटी तो इसका 3 नाम होता है। आइदर आप इसको बोल सकते हो लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़। आइदर यू कैन से दिस एज लास्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज़, वो भी सही है। और इसको आप क्या बोल सकते हो, सीरीज़ लिमिट। क्यों? क्योंकि इसके बाद से अब हमारा कोई भी लेवल नहीं आएगा। या इसको आप क्या बोल सकते हो, मार्जिनल लाइन, MAR, मार्जिनल लाइन। मतलब ये मार्जिन है, इससे बाहर अब कोई भी बॉर्डर नहीं है। सही बात है। अब इन्फिनिटी से बड़ा क्या होता है, कुछ नहीं होता है। तो इसको आप लास्ट लाइन भी बोल सकते हो, सीरीज लिमिट भी बोल सकते हो, या मार्जिनल लाइन भी बोल सकते हो। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो ये हमारा जनरल कॉन्सेप्ट हो गया किसका, लाइमन सीरीज का। क्लियर? चलिए अगर यही हम बात करते हैं बाल्मर सीरीज़ का, अगर हम यही बात करें बाल्मर सीरीज़ का, किसकी हम बात करें, बाल्मर सीरीज़। सेकेंड सीरीज़ जो आती है ये हमारा हो गया बाल्मर सीरीज़। ये हमारा किस में होता है, ये हमारा विजिबल रीजन में होता है, जिसको हम अपने आँखों से देख सकते हैं। ये किस रीजन में होता है,
ये विजुअल रीजन में होता है। आपको हम बताए थे कहीं से इलेक्ट्रॉन आके अगर n बराबर 2 पर गिरे तो ये हमारा क्या हो गया, बाल्मर सीरीज। मतलब इस केस में जो हमारा n1 का वैल्यू है वो हमारा 2 हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन जो हमारा n2 का वैल्यू है वो 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 एंड सो ऑन। क्लियर है। मतलब इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 3 से 2 में आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। अगर हमारा इलेक्ट्रॉन 4 से 2 आता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज एंड सो ऑन। क्लियर है ये वाला। चलिए इस तरह से अगर हम बात करते हैं पैस्चन सीरीज का, हम बात करते हैं पैस्चन सीरीज का, तो ये हमारा IR इंफ्रारेड रीजन में बिलोंग करता है। कहाँ बिलोंग करता है, इंफ्रा। और आपको बताए थे कहीं से इलेक्ट्रॉन आए और आपका थर्ड लेवल पर गिरे तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैस्चन सीरीज। मतलब इसमें जो n1 बराबर होगा वो 3 रहेगा फिक्स, और जो हमारा n2 रहेगा वो 4, 5 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया पैस्चन सीरीज। अगर हम नेक्स्ट की बात करें ब्रैकेट सीरीज का, अगर हम नेक्स्ट बात करें आपको किसका, ब्रैकेट सीरीज का, तो ये भी हमारा इंफ्रारेड रीजन में ही बिलोंग करता है। कहीं से इलेक्ट्रॉन आके 4 पर गिरता है। मतलब इसमें हमारा n1 बराबर 4 रहेगा और n2 बराबर 5, 6 एंड सो ऑन। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं फंड सीरीज का, PFUND फंड सीरीज का, तो अब आपको धीरे धीरे कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ये भी इंफ्रारेड में बिलोंग करता है। अब इसके लिए n1 बराबर 5 हो जाएगा और n2 बराबर 6 एंड सो ऑन। और लास्ट में अगर हम बात करते हैं हम्फ्रे रीजन का, HUMPHREY हम्फ्रे सीरीज का, तो ये भी इंफ्रारेड में बिलोंग करता है। इनके लिए n1 बराबर 6 होता है और n2 बराबर 7 एंड 8 सो ऑन। तो ये हमारा एक कंप्लीट सीरीज का बात हुआ। क्लियर है ये वाला हमारा, यस और नो। चलिए नेक्स्ट हम जा रहे हैं बात करने, कुछ क्वेश्चंस की हम बात करते हैं जो आपको एग्ज़ाम में इस बेसिस पर क्वेश्चंस आते हैं और उनको हम सॉल्व करते हैं। क्लियर है। आइए, जैसे हमने पहला एक क्वेश्चन ले लिया कि कैलकुलेट वेवलेंथ, कैलकुलेट वेवलेंथ of third line of Balmer series of Li plus 2 in terms of रीडबर्ग कांस्टेंट। मान लीजिए मैंने एक ही क्वेश्चन ले लिया। अब इसने हमको साफ साफ बोल दिया कि थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज, मतलब जो n1 बराबर है वो तो 2 हो जाएगा, अगर फर्स्ट सीरीज हो तो 3 हो जाएगा, सेकंड सीरीज हो तो 4 हो जाएगा, और थर्ड सीरीज मतलब 5। मतलब जो हमारा n2 हो जाएगा वो हो जाएगा 5।
हमें निकालना है वेवलेंथ। फार्मूला क्या होता है, 1/λ इज इक्वल टू RH इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। हमें तो RH को डिस्टर्ब नहीं करना है, क्योंकि हमको आंसर RH में चाहिए। लिथियम के लिए जो हमारा Z होता है वो हो जाता है 3 स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर मीन्स 1/2 स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर मीन्स 1/5 स्क्वायर। ये हमारा आ जाएगा RH इंटू 3 3 जा 9, ये सॉल्व करने पर आ जाएगा 21/100। हमें निकालना है वेवलेंथ। हम ले लेंगे रेसिप्रोकल। लैम्डा बराबर हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 9 इंटू रीडबर्ग कांस्टेंट, जो कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 189 RH। ये हमारा लैम्डा का आंसर हो गया इन टर्म्स ऑफ RH। यानी आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा कि ये हमें आंसर किस फॉर्म में मांगा है। ये हमें कह रहा है कि आंसर चाहिए इन टर्म्स ऑफ RH। तो ये नहीं कि क्वेश्चंस पढ़ने सॉल्व करना शुरू किए, हमने RH का वैल्यू लिख दिया, फिर इससे आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। तो क्वेश्चंस आपको बहुत ही सावधानी से पढ़ना है कि उसमें ये क्या रिक्वायरमेंट इसका है। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अगर एक और क्वेश्चन ले लिया, कह रहा है कि इफ़ लैम्डा मतलब वेवलेंथ, इफ़ वेवलेंथ ऑफ fourth line of Balmer series of helium plus ion is small x, then calculate wavelength of third line of Balmer series of Be plus 3 ion in terms of x। मतलब ये हमें x के टर्म में आंसर पूछ रहा है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके जेई मेंस और मेडिकल में आते हैं। चलिए हम पहला केस में बात कर रहे हैं, जहाँ बाल्मर सीरीज जब दिया हुआ है तो फिर हम श्योर हो गए कि जो मेरा N1 है वो 2 है। अब ये बोल रहा है फोर्थ लाइन, तो N2 फर्स्ट लाइन के लिए 2 से 3 जाएगा, सेकेंड लाइन के लिए 2 से 4 जाएगा, थर्ड लाइन के लिए 2 से 5, फोर्थ लाइन के लिए 2 से 6, यानी जो N2 हो जाएगा वो हमारा 6 हो जाएगा। हमें लैम्डा दिया है, चलिए बहुत बढ़िया बात है। तो हम यहाँ से 1/λ का फॉर्मूला यूज़ करें कि 1/λ बराबर क्या होता है, रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू एटॉमिक नंबर का होल स्क्वायर बाई 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, रीडबर्ग कांस्टेंट इनटू जेड, मतलब और कौन सा एलिमेंट दिया गया है, हीलियम प्लस। बाल्मर सीरीज के लिए हीलियम प्लस दिया गया है, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। तो यहाँ हो जाएगा 2 स्क्वायर और 1/n1 स्क्वायर मीन्स 1/2 स्क्वायर, 1/n2 स्क्वायर मीन्स 1/6 स्क्वायर। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा RH इंटू 8/9। हमसे पूछा गया है लैम्डा।
तो अगर लैम्डा की बात करें तो ये कितना हो जाएगा 9/8 RH। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें लैम्डा का वैल्यू दिया गया है वो x है, तो दिस इज इक्वल टू x। ये कितना है, ये x है, ये हमारा x दिया गया है। तो यहाँ से हम अगर RH का वैल्यू निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/8x। अब आप बोलोगे सर आपने ये वाला क्यों निकाला। मैं ये वाला इसलिए निकाला क्योंकि क्वेश्चन में हमसे क्या बोला गया है सेकंड पार्ट में कि जो लैम्डा ऑफ थर्ड लाइन ऑफ पाल्मर सीरीज ऑफ बेरिलियम +3 आयंस है ये आपको इन टर्म्स ऑफ x निकालना है। इसीलिए यहाँ पर हमने रिडबर्ग कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ x निकाला ताकि ये वैल्यू हम जब सॉल्व करेंगे सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन तो इसको हम यूज़ करेंगे। आइए हम बात करते हैं। ये भी बाल्मर सीरीज दिया गया है तो इसके लिए हमारा n1 = 2 तो फिक्स हो जाएगा, लेकिन ये दिया गया है हमें थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज। जब फर्स्ट लाइन हो जाएगा तो 3 होगा, सेकेंड लाइन होगा तो 4 होगा, थर्ड लाइन होगा तो 5 होगा। तो जो हमारा n2 का वैल्यू है वो हो जाएगा 5। तो अब ये बताइए कि जो हमारा 1/λ होगा ये हो जाएगा हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट इंटू z² बाई 1/n1² माइनस 1/n2²। यानी अब यहाँ पर हम जो प्रीवियस RH है ये वाला हम यहाँ पर पुट करेंगे तो मेरा कितना RH हो जाएगा 9/8x इंटू जेड। सेकेंड केस में हम बेरिलियम +3 की बात कर रहे हैं तो यहाँ हमारा जेड हो जाएगा 4² इंटू 1/n1² मीन्स 2² एंड 1/n2²। 1/n2² मतलब 5²। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और आप इसका लैम्डा का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1/λ बराबर कितना हो जाएगा 9/8x 4² मीन्स 16 इंटू ये कितना आ जाएगा 5 - 4 21/100। 8 1 जा 8, 8 2 टाइम्स 16 कितना आ गया हमारा 1/λ इज इक्वल टू 1/λ इज इक्वल टू ये भी थोड़ा कट जाएगा 2 1 जा 2 इंटू 250 21 इंटू 9 दैट इज़ योर 189 डिवाइडेड बाई 50x। तो हमारा लैम्डा कितना हो जाएगा, टेक रेसिप्रोकल, लैम्डा विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 189x। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर ने यहाँ पर रिडबर्ग कांस्टेंट का वैल्यू x के टर्म में क्यों निकाला, क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन में डिमांड था कि हमारा जो वेवलेंथ है थर्ड लाइन ऑफ बाल्मर सीरीज ऑफ बेरिलियम +3 आयंस इसका भी आपको आंसर किस में निकालना है, इन टर्म्स ऑफ x ही निकालना है। समझ में आया, यस और नो। चलिए नेक्स्ट हम जाएंगे बात करने नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। किसकी हम बात करेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। क्लियर है, जो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।